सीधे आपको भोपाल लिए चलते हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए। विश्वास जागृत हुआ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद जब शपथ ली, उसके बाद हर निर्णय के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये साबित किया और भारत के हर व्यक्ति को, हर गरीब को ये विश्वास हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गरीबों के कल्याण के लिए उन योजनाओं के माध्यम से काम कर रहे हैं जिन योजनाओं ने गरीब के जीवन को बदलने का इतिहास भारत के अंदर बनाया। हर गरीब के जीवन में खुशी कैसे आएगी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से लेकर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस गरीब के सपना कि मेरे जीवन में भी खुशी आने के लिए मुझे भी मेरा स्वयं का, मेरा अपना मकान होगा, ये सपना व्यक्ति देखता था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को प्रतिपादित करने का काम 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समय सोचा था। आज हम गर्व से कह सकते हैं 11 वर्ष पूर्ण होने पर भारत का कोई गरीब अब ये खुशी के साथ कहता है कि मैंने अपने सपने का घर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से आज मुझे मिला है। 70 साल से ऊपर के उन सब लोगों को जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें आयुष्मान भारत का लाभ देकर के उनके जीवन में भी खुशी कैसे आएगी, ये एक नहीं सारी बातों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन कल्याण और आम नागरिक के जीवन में खुशी लाने का अभियान माननीय प्रधानमंत्री ने देश के अंदर किया। केंद्र सरकार ने सुरक्षित अर्थव्यवस्था की मजबूती और टेक्नोलॉजी को जो जन जन तक पहुंचाने का काम किया, आज हम ये कह सकते हैं कि ये जो सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट और पब्लिक पार्टिसिपेशन वाली सरकार बनी है। 2014 के पहले हम देखते थे भ्रष्टाचार, घोटाले और तुष्टीकरण का परसेप्शन सरकारों का इस देश के अंदर रहा, लेकिन आज हमें इस बात की खुशी है कि अब विकास, आविष्कार और नवाचार की सरकार का परसेप्शन भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना है। तो मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकारों ने जो काम किया, तो मध्य प्रदेश भी विकसित मध्य प्रदेश की भूमिका में आज खड़ा हो रहा है। इसलिए मुझे ये बताने में गर्व है कि योजनाओं में और योजनाओं की उपलब्धियों में हमारे नेतृत्व ने किस प्रकार से गरीब का जीवन बदलेगा, ये जो प्रयास किया। इसलिए गरीब कल्याण है, शासन अब सेवा है और सरकार अब सहभागी है और सुशासन अब संस्कृति है। ये कहीं न कहीं इस दिशा में भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था जो बना है, ये वास्तव में ही इतिहास रचने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि तीसरी अर्थव्यवस्था हम बनेंगे। आज हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बने। एक ओर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और दूसरी ओर भारत आर्थिक क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ रहा है। हम चौथी अर्थव्यवस्था बने। और इसके बारे में अगर मैं कहूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से अभी वर्ल्ड बैंक ने जब ये आंकड़े जारी किए, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक ने जो कहा, इस लास्ट डिकेड के अंदर इंडिया एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट फॉल्स टू 5.3 फ्रॉम 27.1 एज ए वर्ल्ड बैंक, यानी 27.1 से नीचे गिरकर पॉवर्टी रेट 5.3 तक आया। ये इतिहास अगर किसी ने रचा तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे दुनिया को ये संदेश दिया कि भारत एक आर्थिक शक्ति के साथ, एक सक्षम सामरिक शक्ति के साथ दुनिया के अंदर भारत आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर उन मुद्दों को, चाहे धारा 370 होगी, 3 तलाक खत्म करने की बात होगी, जीएसटी कानून बात करने की बात होगी, वक्फ बिल जैसे निर्णय करने की बात होगी, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
चाहे संस्कृति के पुनरुद्धार और धार्मिक जागरण की मुद्दे होंगे, उन सारे मुद्दों पर आज बेहतर काम करते हुए 49% भारत का ट्रांजैक्शन अब डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबी हटाने से लेकर भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का मात्र नारा नहीं दिया। भ्रष्टाचार मुक्ति कैसे मिलेगी? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री ने 55 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खोलकर, जो कभी कहा जाता था कि 1 रुपया देते हैं 85 पैसे भ्रष्टाचार में चला जाता है, 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस व्यवस्था को बदल दिया और आज 55 करोड़ से ऊपर लोगों का डिजिटल ट्रांजैक्शन के साथ आज भारत के अंदर अगर मैं कहूं कि 49% लेन देन डिजिटली भारत के अंदर होता है। ये नया भारत है और इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आज के इस पत्रकार वार्ता में मैंने कुछ बिंदु आपके सामने रखे हैं। मध्य प्रदेश भारत का एक विकसित राज्य की श्रेणी में आज आकर के खड़ा है। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज मैं अगर ये कहूं, चलिए आपको भोपाल लिए चलते हैं जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव कुछ कह रहे हैं। तो आप आजकल तो चैट जीपीटी से या गूगल से देख लें कि भारत की अर्थव्यवस्था 1947 में भारत पूरे दुनिया के देशों में कौन से नंबर पे था, तो भारत 15वें नंबर पे था 1947 में। लेकिन जब मोदी जी ने सत्ता संभाली, उसके पूर्ववर्ती माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी स्मरण करें, तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। 24 दलों को मिलाकर के सरकार चलाना ये अलग कठिन परिस्थिति थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सरकार चलाई और उस सरकार में भी जो निर्णय किए ये हमारी भाजपा की कार्य करने की पद्धति बताती है कि हम इतने लंबे चौड़े एक तरह से संयुक्त गठबंधन की सरकार के बीच भी देश हितैषी निर्णय परमाणु बम का भी ले सकते हैं, जो माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और 2014 से जो हम 15 नंबर की अर्थव्यवस्था में थे, हम देखते हैं कि वित्त मंत्री के रूप में स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं नरसिम्हा राव जी के सरकार के बाद में वो स्वयं प्रधानमंत्री रह गए। लेकिन स्वयं प्रधानमंत्री रहने के बाद भी वो देश की वित्तीय व्यवस्था में किस स्थिति में हमको छोड़ के जाते हैं। तो 11 नंबर की अर्थव्यवस्था से अब हम स्टार्ट हो रहे हैं और 11 नंबर की अर्थव्यवस्था में जो माननीय मोदी जी के बहुत सारे उल्लेखनीय कामों में एक सबसे बड़ा काम है कि हमेशा नेतृत्व करने वाला हमारे नेतृत्व के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार रहे। इसलिए सरकार के मामले में तुष्टीकरण समाप्त करके जनता के लिए जो जरूरी है वो सारे कड़े फैसले लेने के लिए बगैर संकोच के आगे बढ़े। कितने प्रकार के फैसले उनने लिए। अब हम एक के बाद एक लाइन से देखें, अगर चाहे जीएसटी जीएसटी को लागू करने का मामला हो, टैक्स कलेक्शन से आर्थिक संपन्नता आएगी। और ऐसे समय में जब लोकसभा राज्यसभा में तो उतना बहुमत भी नहीं था उनका, लेकिन कैसे वो युक्ति बुद्धि से अपने विषय को लेकर जाना और सबको सहमत कर लेना, वाकई ये सोच के भी अटपटा लगता है कि जीएसटी से आर्थिक रूप से कितना पूरे देश का परिदृश्य बदला कि सभी प्रकार के नवाचार के लिए देश आर्थिक रूप से संपन्न बनना चाहिए। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप की और दूसरी प्रकार की बात करें तो लंबी चौड़ी बात आती है। लेकिन हम सब लाइन से देखें, जहां 40 साल पहले 370 के मामले को लेकर के राजीव गांधी जी की सरकार ने घुटने टेक दिए थे। मुस्लिम बहनों की ज़िंदगी भी अच्छी करना, बदलना है, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया था। आप केवल 2 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से तुलना कर लें माननीय प्रधानमंत्री जी की। लोकतंत्र खूबसूरती और लोकतंत्र की ताकत क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट तो फैसले करेगी, लेकिन फैसले को लागू करने का दम चाहिए। और जहां 3 तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया अपनी मध्य प्रदेश इंदौर की बेटी शाहबानो के मामले में, और उसके उलट राजीव गांधी जी की सरकार ने वो फैसला बदल दिया। आरिफ मोहम्मद साहब अभी गवर्नर है, उस बात के गवाह हैं, जिन्होंने अपनी बात जिस ढंग से रखने का प्रयास किया था और जो
उनके स्वयं के शब्दों में कभी आप सुनोगे तो बताएंगे अंदर की कहानी क्या है। लेकिन माननीय मोदी जी ने शुरू दिन से जो कहा कि हम हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करेंगे, हमारी हिंदू बहनों की भी ज़िंदगी में जो मदद कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन मुस्लिम बहनों की ज़िंदगी में भी अगर बदलाव लाना है, 3 तलाक के कानून से उनके लिए ज़िंदगी में अगर सुख का सवेरा आता है तो 3 तलाक कानून को बदलने की हिम्मत भी दिखाने का काम अगर किसी ने किया, मोदी जी की सरकार ने किया। राम मंदिर के मसले पे अपन देखें, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसले पहले भी किए। मैंने इंदिरा गांधी जी का अपन फैसला देख ले, उनका स्वयं का इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला हुआ था, उसके बदले में उनने क्या दिया, आपातकाल लगा दिया। 3 तलाक का मैंने बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। तो कोर्ट की भी महत्ता को स्थापित करते हुए जनता के बीच में सर्वोच्चता सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया, तो लागू करना, 3 तलाक भी लागू करके दिखाया, भले 40 साल पुराना, और राम मंदिर का फैसला भी लागू करके दिखाया। तो हिंदू मुस्लिम राम जी का नाम लेते ही देश में दंगे हो जाते, जाने क्या क्या हो जाते थे। लेकिन इतने पुराने मसले को भी सबको साथ लेकर के, ना तो भूमि पूजन के समय झंझट कोई हुई पूरे देश में, ना बाद में लोकार्पण के समय हुई, और उससे बढ़कर के जो आज़ादी के समय सोमनाथ के समय निर्णय होना था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को बुलाया गया था कि सोमनाथ के मंदिर के भूमि पूजन लोकार्पण में सरदार वल्लभ भाई पटेल वहाँ मौजूद थे, उनने निमंत्रण दिया था। उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी सहित प्रधानमंत्री को बुलाया था, लेकिन नेहरू जी जाने की साहस नहीं जुटा पाए। 1000 साल पुराना हमारा कलंक, देश आज़ाद होता है तो हमारे वो सारे मापदंड और वो सारे मानदंड जिनके आधार पर देश का लोकतंत्र खूबसूरती और दुनिया के अंदर गर्व से सिर ऊंचा रखता है, हम सब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का पालन भी कराया जाता है। और न केवल अयोध्या में जाकर स्वयं प्रधानमंत्री बैठ कर के बजाय किसी हिचक के सभी वर्गों के लिए, जैसे मैंने मुस्लिम समाज की बहन का निर्णय करने में भी हिचक नहीं, बाकी बहुसंख्यक समाज के लिए भी निर्णय करने में हिचक नहीं। हमारे यहाँ एक के बाद एक ऐसे, कभी आप कल्पना करो कि हमारे अपने बच्चों के जीवन के लिए रूस यूक्रेन युद्ध याद करो, तो हमारे बच्चों को भी लेकर के आने के लिए अब कितना अच्छा लगता है कि हमारे बच्चों के पीछे पीछे पाकिस्तान के बच्चे भी निकल करके आए, वो भी भारत माता की जय करके आए। और एक प्रधानमंत्री बगैर सुरक्षा के पाकिस्तान को भी कितने मौके दिए, शुरू में कोई मन में भाव नहीं था, पाकिस्तान को इसकी कीमत समझ में नहीं आई। नवाज शरीफ के परिवार में बगैर कोई सुरक्षा व्यवस्था के उनके हेलीकॉप्टर से जाने का साहस अगर किसी में रहा है तो हमारे लिए गर्व की बात है। यशस्वी अभी के हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का है, जो अफगानिस्तान से आते समय और उनके उस व्यवस्था में भी जाते, और बदलते दौर में भारत के दुश्मनों के साथ जो उनके 3 बार की याद करे, केवल कल्पना करे। हमारे देश के अंदर आतंकवाद का तो ये जो फन कुचलने का या जो आवश्यकता तो पड़ गई थी, तो हमको मालूम है, भले ही बांग्लादेश बना हो, लेकिन बांग्लादेश के समय से पाकिस्तान ने 65 के वार के बाद जो परोक्ष नीति आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली अपनाई, उस आतंकवादी की नीति के बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को, दुश्मनों को वो कहीं भी होंगे उनको छोड़ेंगे नहीं, ये जो नीति लाए हैं, इस नीति से देश के दुनिया के 3 एक देश है, अमेरिका, इजराइल और तीसरा भारत हो गया, जिसने दुश्मनों के घर में घुस करके आतंकवादियों को मार करके हिसाब चुकता किया। ये हमारे लिए 3 बार के कार्यकाल में उल्लेखनीय बात है, तीनों में कोई अंतर नहीं। 3 बार सेना को छूट दी, सेना को समय निर्धारित करना, कार्रवाई करने का अधिकार देना, ये वो उन देशों के बारे में जब कहते थे कि हम पाकिस्तान की बात कैसे करें, वो तो परमाणु संपन्न है, तो 14 से लेके 19 में भी परमाणु संपन्न था, 19-23 में भी था, वो 23 से अभी भी परमाणु संपन्न है। लेकिन अगर आतंकवादी है तो उनसे व्यवहार कैसा करना चाहिए। धारा 370 हमारे विचारधारा का तो जनसंघ के ज़माने से जो धारा 370 की कठिनाई के बारे में बताया गया था कि धारा 370 का लगना इस देश में विभाजन की लकीर खींचने के बराबर है। उस धारा 370 के मसले को हम याद करें, उस समय विपक्ष के भाषणों को, खून की नदियाँ बह जाएगी, आग लग जाएगी, कहीं कुछ नहीं हुआ। जैसे राम मंदिर में हुआ ऐसा इसमें कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सहजता के साथ हुआ।
और पूरी कानून व्यवस्था के साथ हुआ। और कितना 370 का महत्व तो तब और बढ़ जाता है जब कश्मीर के अंदर पहली बार उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी पार्टी, अब लाइन से देखो तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से लेके सारे लोग औरतों और ओवैसी तक कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। ये तो आश्चर्य हो रहा है ना। ये है देश की देशभक्ति। देश का नायक जब शक्ति संपन्न होता है, सरकार सक्षम होती है, तो ये अनुकूलता बन जाती है। अदरवाइज ये सब पाकिस्तान की तरफ बोलने वाले लोग, खुद मोहम्मद अब्दुल्ला ने जो फारूक अब्दुल्ला जी ने जो बात कही है कि मैं ये बात कहता था कि पाकिस्तान से बात करो, लेकिन अब मैंने पहलगांव के बाद तय कर लिया पाकिस्तान से बात नहीं। सद्बुद्धि कहाँ से आ गई? ये हमारी देश के नायक ने सेना के माध्यम से जो अंदर का कॉन्फिडेंस खड़ा कर दिया, इसने पूरा वातावरण बदल दिया। ये गुटनिरपेक्षता की बात तो आज़ादी के समय से करते आए थे, लेकिन गुटनिरपेक्षता की स्थिति कैसी थी? कहने के लिए हम गुटनिरपेक्ष थे, लेकिन होता क्या था? गुटनिरपेक्षता ये होती है, अमेरिका से भी हम अपने लिए जो व्यवहार रख रहे हैं, लेकिन रूस से भी, रूस यूक्रेन युद्ध में तेल खरीदने के लिए अपने रुपये से तेल खरीद लेना, कहीं दबने का काम नहीं। इसलिए दुनिया में तेल के भाव कहाँ से कहाँ चले गए, पेट्रोल गैस के। लेकिन हमारे लोगों के लिए आज तेल कंपनियों के माध्यम से पूरे देश के लिए क्या माहौल है, हम सब एक लाइन से देखते चले जाएं। अभी अभी इस युद्ध में देखा है क्या क्या कहते थे पहले माननीय मोदी जी की सरकार के पहले। सारे विशेष धर्म के लोग एक ही पाकिस्तान के साथ जोड़ते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा सम्मान अगर पाया है तो सऊदी अरब से लगा करके हर जगह माननीय मोदी जी के लिए कितनी अनुकूलता बनी। इसी बात की तो दरकार है कि सबकी देशों का अपना अपना हमारा व्यवहार देश की विदेश नीति के आधार पर रहता है, हमारे देश की नीतियों के आधार पर होता है, हमारे व्यापारिक संबंधों के आधार पर होता है। तो हम देखें कि चाहे ईरान का हमारा वो जो नया बंदरगाह का प्रोजेक्ट हो, जहां हम एक तरफ चाइना को उस तरह से भी देखते हैं कि चाइना से रिलेशन भी बनाए हमें, लेकिन चाइना को आधार पे, अमेरिका के आधार पे, किसी देश के आधार पर सबसे पहले नेशन फर्स्ट, मेड इन इंडिया की बात करते हुए माननीय मोदी जी ने जो वर्तमान का दौर दिखाया है। और अभी तो अंदर की बात देखो तो और आश्चर्य लगता है। खुद जिनने S-400 सुरक्षा व्यवस्था दी है, हम सब देख रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध के साथ रसिया के अंदर तक भी अगर वो सुरक्षा प्रणाली इतनी मजबूत थी तो उनके यहाँ क्यों ऐसा नहीं हुआ? इसका मतलब उनके माल में हमारा दिमाग लगाया, ये जो ना हमारा दिमाग लगा मेड इन इंडिया से, तो हमारा बाल भी बाका नहीं हुआ। जो मिसाइल हम छोड़ रहे हैं वो तो असर कर रही है, और उनके फटाके दिवाली के फटाके जैसे आसमान में ख़त्म हो रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब हमारी ब्रेन का उपयोग किया है। ये मेड इन इंडिया है, इस आधार पर हम सब तरफ से निपटने के लिए सक्षम है। लाल किले से सफाई की बात करने के आधार पर देश के अंदर कहां से कहां तक की बात कर दी। जल वहित शौचालय की बात करते हुए 40 करोड़ लोगों के लिए, अब ये आंकड़े बताते हैं कि हम कहां से कहां पहुंच गए। मैं मेरे अनुभव की बात बताता हूं। जहां मैं विधायक बना पहली बार, मेरे यहाँ एक पूर्ववर्ती विधायक प्रीति भार्गव जी थी। उनने एक मेरे से बात कही थी, भैया आप विधायक बन गए तो एक काम जरूर कराना। मेरे इधर क्षेत्र में 20% गांव भी थे। उनने कहा आप कुछ भी करके गांव के अंदर ये कुछ शौचालय, पब्लिक टॉयलेट जरूर बनाना। मैंने क्यों? बोले आपको ये कठिनाई समझ में नहीं आएगी पुरुष होने के नाते से। बोले मैं ये कठिनाई जानती हूँ, मैं विधायक भी रही थी, जिला पंचायत की सदस्य भी थी, कि माता बहनों को खुले में शौचालय के लिए उनको बीमार हो जाना पड़ता है, इतने कष्ट आते, क्योंकि वो खुले में जाए कैसे? उनको कुछ भी करके सूर्य ढलने का इंतजार करना पड़ता है। तो ये कितना मानवीय दृष्टिकोण से, लेकिन इस कष्ट को माननीय मोदी जी ने समझ करके घर घर शौचालय बनाने की बात की। गैस के चूल्हे के बारे में तो आप अपन सब जानते ही है, हमारे लिए कूपन का कितना महत्व रहता था। सांसद से कम महत्व सांसद के कूपन का ज़्यादा महत्व था। वो कूपन बांटते बड़ी बात हो जाती थी। ये कैसे बांटते थे वो भी बताने की जरूरत नहीं। कूपन नहीं हो गया, मालूम पड़ा कि विधानसभा का टिकट हो गया। कौन सा दौर था वो?
गैस का कूपन, बाप रे बाप क्या हो जाता है। आज गैस कनेक्शन की कितनी कैसी स्थिति बनी है। और सब प्रकार से कोई से भी पैरामीटर में ले लें, हम तो ये कल्पना करते हैं, अगर ये देखें कि अपने यहाँ बदलते दौर में ये आंकड़े की बात भी करें कि जहाँ हमने 6 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बना दिए, गेहूं की बात करते हैं, ये बड़ा आश्चर्य लगता है। ये हमारे लिए राम राज्य की बात है, तो राम राज्य से उस तरह से देखते हैं। भारत सरकार के अपने काम करने के तरीके के बलबूते पर अंतर्राष्ट्रीय मापदंड बदलना पड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो आर्थिक दृष्टिकोण से वो हर चीज़ को डॉलर में देखते थे। मैं टूरिज्म का चेयरमैन था, बड़ा मुश्किल पड़ता था कि जब मैं एयरपोर्ट पे जाऊँ, आप में से भी कई गए होंगे, तो समोसा 200 रुपये का क्यों मसाला पड़ता, पल्ले नहीं पड़ता था। तो मैं इंदौर के एयरपोर्ट के बाहर जाके पोहे खा के वापस अंदर जाता एयरपोर्ट कि इतना महंगा कैसे। लेकिन आज मोदी जी ने संशोधन करा दिया कि हमारी भारतीय मुद्रा के हिसाब से यहाँ के लिए तो करो ना भाई, एयरपोर्ट हो तो एयरपोर्ट की जगह है, लेकिन ये नाटक कौन सा होता है। ये जो भारतीय दृष्टिकोण है, इसी प्रकार से लाइन से अगर अपन देखो, गरीब आदमी, गरीब से गरीब आदमी, छत पे मकान, उनका खुद का मकान होना चाहिए, तो ये माननीय मोदी जी सोच सकते हैं। और जो कहा वो करके दिखाया, दूसरी बार फिर दिखा दिया। और एक तो ऐसा घोर आश्चर्य है, मैं वास्तव में कल कवि सम्मेलन में था, वो कवि ने जो टिप्पणी करी वही बहुत जोरदार थी। बैरागी ने, अध्यक्ष जी भी थे, उनने के वो डॉक्टर थे, मनमोहन सिंह वित्त के डॉक्टर थे, पीएचडी की हुई थी, फाइनेंस के बड़े डॉक्टर थे। लेकिन डॉक्टर ने 10 साल में कोई फाइनेंशियल डॉक्टरी नहीं करी। मोदी जी ने कितने ऑपरेशन कर दिए बताओ, चाय वाला ऑपरेशन कर रहा है, कितने प्रकार से सारी व्यवस्थाओं को बदलाव कर दिया। डिजिटली पेमेंट करना, ये अभी अमेरिका में भी नहीं हुआ है कि सब्जी वाला, चाय वाला, फल वाला, सबको अपने डीबीटी का कितना लाभ मिल रहा है, गरीब से गरीब आदमी को उसका हक का पैसा मिल जाए। ये तो वाकई ऐसे स्टार्टअपों को सबको प्रोत्साहन दिलवाना, कितने प्रकार की व्यवस्थाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। लाइन से जितने प्रकार से हो सकते हैं। और 5 लाख का इलाज तो मेरे पास स्वेच्छा निदान अनुदान का मामला बहुत सारा परवारे निपट गया, नहीं तो बड़ी संकट चल रहे थे। क्योंकि गरीब आदमी हॉस्पिटल पास में, उसको इलाज कराना है। आयुष्मान कार्ड में तो मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 हो गया, बहुत बड़ा काम कर दिया। और उससे बढ़कर के 5 लाख का 70 साल वाले कोई जाति समाज का हो, हमको सबको मालूम है कि 70 साल से ऊपर वालों को 5 लाख का अगर अनुदान मिल जाता है, ये बड़ा एक तरह से आयुष्मान कार्ड का कितना बड़ा लाभ है। एक नहीं, ऐसे कितनी सारी योजनाएं बताने जाओ तो ऐसा लगता है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन, बिजली के मामले में 100% हमारा विद्युतीकरण कर दिया। जल जीवन मिशन के माध्यम से घर घर जल, नल से जल, ये कितना आश्चर्य की बात है। और कृषि विकास का बजट माननीय मोदी जी के माध्यम से 5 गुना बढ़ाया गया, वैसे तो सभी दूर कर दिया। और किसान सम्मान निधि, पहली बार अगर कोई किसानों को सम्मान निधि दे करके, ये किसानों के